हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं 72nd BPSC प्रीलिम्स जो होने वाली है उसके लिए। और इसमें हमने प्लान किया था कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक वाइज में हम लोग का अभी बिहार स्पेशल क्वेश्चन चल रहे हैं। तो BPSC जितनी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है उसके बिहार स्पेशल क्वेश्चन करने की बात थी। इसमें हम लोगों ने इससे पहले 3 वीडियो बनाए हैं, तो जो लोग नए हैं पहले उस 3 वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन में एक बार मैंने बहुत अगर डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है तो फिर दोबारा मैं उसको उतने टाइम में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फिर आपका टाइम ख़राब होगा। तो इसलिए आप जब भी पहले वीडियो से देखिए और नोट्स बनाइए, फिर जहाँ जहाँ कुछ भी आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको ऐड कीजिए। इससे आपका बिहार स्पेशल हो जाएगा, क्योंकि लगभग हर तरह के क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल में पूछे जा सकते हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये 4th लेक्चर हमारा है और बिहार स्पेशल का भी 4th पार्ट है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 66 BPSC में एक री एग्ज़ाम हुई थी, वो पार्ट हम ले रहे हैं और 67 BPSC के क्वेश्चन ले रहे हैं। तो हर 2-2 साल का क्वेश्चन हम हर वीडियो में ले रहे हैं। तो आज हमारा जो है वो 66 BPSC का जो री एग्ज़ाम हुआ है वो और 67 BPSC का उसके क्वेश्चन करेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि नेपाल का पहला ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन कौन सा प्रोजेक्ट है? पेट्रोलियम पाइपलाइन, पेट्रोल को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए बिहार के किस प्लेस से और नेपाल के किस प्लेस तक बनाया गया है? तो हम आपको बता दें कि बिहार के मोतिहारी से नेपाल का अमलेखगंज तक एक पाइपलाइन बनाई जा रही है। ठीक है, इस पाइपलाइन से क्या हो जाएगा, मतलब कि पेट्रोल हम लोग को अगर सेल करने में या पेट्रोल भेजने में हम लोग को सुविधा होगी। इसकी डिस्टेंस भी कभी कभी पूछते हैं, तो ये कितनी है? 69 किलोमीटर की पाइपलाइन बनाई जा रही है। इतनी ज़्यादा आप इतना याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बिहार में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कब बनाया गया था? मतलब कि जैसे बिहार और भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर होगा, है ना, तो वो पूछ रहा है कि इंटरनेशनल चेक पोस्ट कहाँ बिहार में पहला कब बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए जैसे लैंड बॉर्डर्स जहाँ भी होता है तो वहाँ पे भारत सरकार जो है सो चेक पोस्ट बनाती है। जो क्रॉस बॉर्डर कोई ट्रेड होता है तो उसमें जांच वाँच, जब पैसेंजर इधर से लोग जाते हैं यहाँ से वहाँ तो उसका चेक होता है। तो पहला जो बनाया गया था वो बनाया गया था 2018 में। रक्सौल कहाँ पे है? इंडिया में है। ठीक है, और नेपाल के बीरगंज, रक्सौल बीरगंज यहाँ पे नेपाल बॉर्डर पे ये आपको पहला चेक पोस्ट बनाया गया था 2018 में। इसके बाद 2020 में, ये भी याद रखेंगे हम लोग, सेकेंड चेक पोस्ट बनाया था, सेकेंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया था जोगबनी बिहार और विराटनगर नेपाल। ठीक है, मतलब कि ये जो बॉर्डर है इधर जोगबनी है बिहार का और यहाँ पे विराटनगर है। तो ये दोनों याद रखेंगे। 2018 में ये आपको पहला बना था, 2020 में दूसरा बना था। पहला जो बना था रक्सौल इन बिहार और बीरगंज इन नेपाल, और जोगबनी इन बिहार और विराटनगर इन नेपाल। तो ये दोनों याद रखेंगे, कभी अगर सेकेंड पूछेगा तो भी आप बना सकेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है? इंडिया का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी क्या है? देखिए इंडिया का और एशिया का नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो बनाया गया है, इंडिया का और एशिया का भी पहला, इंडिया का पहला तो है ही और एशिया का भी पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो बनाया गया है वो बनाया गया है पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस पटना में। तो पटना कहाँ है? बिहार में बनाया गया है। ठीक है, ये डॉल्फिन जो है वो इंडिया का एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। एक चीज़ ये याद रखेंगे। इसके बाद विक्रमशिला, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंटर कहाँ है, डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है? ठीक है, तो ये पूछेगा अगर, तो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इंडिया का ओनली डॉल्फिन सेंचुरी जो है सो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, जो कि बिहार के भागलपुर में स्थित है। अगर हम बात करें इसमें, तो ये डॉल्फिन जो है, पहले तो हम लोग बात कर दिए कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। दूसरा हम लोग याद रखेंगे कि ये इंडेंजर्ड है। ठीक है, अगर IUCN में बात करें तो IUCN आपको पता है स्टेटस होती है, IUCN स्टेटस, तो उसमें इसको इंडेंजर्ड घोषित किया गया हुआ है। सो ये इतनी चीज़ें आप डॉल्फिन के बारे में, और ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है कि बिहार का पहला रामसर साइट कहाँ है? बिहार का पहला रामसर साइट कहाँ है? देखिए रामसर क्या है? रामसर जो है एक जगह है। कहाँ पे जगह है? ईरान में एक सिटी है रामसर।
यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी सबसे पहले 1971 में कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जो वेटलैंड्स हैं, है ना, उस वेटलैंड को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये रामसर कन्वेंशन हुई थी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, तो इसमें इंडिया में जो पहला वेटलैंड घोषित किया था वो था चिल्का लेक। क्या था? चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। और केवलादेव, केवलादेव, ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। तो इंडिया का तो 1971 में कन्फ्रेंस होती है कि भैया हम लोग करेंगे वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को स्टेप लेना है। अब इसमें हम साइट बताएंगे कि कौन से कंट्री में कौन सा इंपॉर्टेंस के वेटलैंड साइट्स हैं। तो इंडिया का जो पहला होता है वो 1981 में घोषित होता है, चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, और केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। आज के डेट में टोटल 99 साइट्स हैं। हो सकता है एग्जामिनेशन के समय तक 100 हो जाए, ठीक है ना, तो दैट इज वो आप देख लेना एक बार। बट आज के समय में 99 साइट्स हैं। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में, इंडिया के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो तमिलनाडु में टोटल 20 वेटलैंड है, रामसर साइट्स हैं। बिहार में कितने हैं? बिहार में 6 रामसर साइट्स हैं। बिहार में कितने हैं? 6 है। कौन कौन सा है? कांवर लेक जो एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, बेगूसराय में है। नागी नक्ती वर्ल्ड सेंचुरी ये 2024 में घोषित हुई है, ये जमुई में है। गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील ये भागलपुर में है। और गोगाबिल लेक जो है वो कटिहार में है। तो पहला जो रामसर साइट है ये 2020 में घोषित हुआ था, और रिसेंट 2025 में आपको उदयपुर झील, गोगाबिल और गोकुल जलाशय ये हुआ था, ठीक है। इतनी याद रखेंगे हम लोग। तब पूछा है कि पहला रामसर साइट कहाँ है। पहला रामसर साइट कौन सा है? कांवर लेक। कांवर लेक कहाँ पे है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। समझ में आया? देखिए ये आपको याद रखना है। 6 वेटलैंड साइट है। कांवर लेक जो एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, बेगूसराय में है। नागी और नक्ती ये 2024 में घोषित हुआ है, जमुई में है। अभी रिसेंट में गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल। गोगाबिल कहाँ पे है? कटिहार में, और ये भागलपुर में है। समझ में आया? अगला हमारा क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टेब्लिश बाय व्हिच रूलर इन इंडिया। भारत में पहला एम्पायर किसने बनाया था? ठीक है, पहला साम्राज्य कहाँ बनाया था? चंद्रगुप्त किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, अशोक ने बनाया था, कनिष्क ने बनाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। देखिए सबसे जो बड़ा एम्पायर जो बनाया गया था वो, मतलब छोटे छोटे शासक तो थे ही, बट एम्पायर जो बनाया गया था वो सबसे पहला जो था वो मौर्यन एम्पायर था। कौन था? मौर्यन एम्पायर। और मौर्यन एम्पायर जो है वो फॉर्म किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्लियर? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन आया था? अशोक। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? चंद्रगुप्त मौर्य। 322 BC में इसको आपको हुआ था तो फर्स्ट एम्पायर जो है वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य। कनिष्क तो बहुत बाद में आया था, ठीक है। अगला है द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्ध किस स्टाइल में है? ठीक है, अब देखिए सबसे पुराना जो है सो बुद्ध की मूर्ति किस शैली में बनाई गई है? अब इसमें है गंधार स्टाइल, मथुरा स्टाइल, मौर्यन स्टाइल और गुप्ता स्टाइल। देखिए फर्स्ट सेंचुरी एडी के समय में आपको गंधार स्कूल आर्ट जो है सो डेवलप्ड हुआ था, ठीक है, गंधार स्कूल आर्ट हुआ था। अब क्या है ना, इसमें क्या है कि गंधार स्टाइल भी आप आंसर लिख सकते हो, और ये दोनों चूंकि पैरेलल हुआ था, मतलब जो बुद्धा का इमेज जो है वो आपको गंधार वाला और मथुरा वाला दोनों एक साथ एक ही समय में हुआ था। तो इसमें जो है देयर इज ए या बी दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज देयर इज मतलब कोई सा टाइमलाइन नहीं दिया गया हुआ है, ठीक है। समझ में आया कि गंधार स्टाइल पहले हुआ था या मथुरा स्टाइल हुआ? दोनों एक ही समय में चल रहा था। जैसे आप अगर देखेंगे तो ये आपको गंधार वाले हैं और ये मथुरा वाला है, ये दोनों जो बने हैं एक ही समय दोनों के लगभग बराबर ही है, ठीक है। सो मेडिएटिंग बुद्धा 3rd-4th सेंचुरी, और ये सीटेड बुद्धा है कटरा माउंट में बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है कि बिहार का कौन ऐसा सिटी है जो 5 हिल से घिरा हुआ है? ठीक है, तो ये है राजगीर। कौन सा है? राजगीर, ठीक है। राजगीर जो है सो 5 हिल से घिरा हुआ है, तो नॉन ऑफ द अबव आंसर होगा। राजगीर जो है सो ये आपको कौन कौन से 5 हिल है ये भी आपको याद रख सकते हैं अगर आपको याद रखना है तो। एक का नाम है रत्नागिरी। क्या नाम है? रत्नागिरी। दूसरा है
विपुलाचल, क्या है? विपुलाचल। तीसरा है वैभवगिरी, ठीक है। चौथा है शून्यगिरी और पांचवा है उदयगिरी। ये 5 हिल्स है जिससे घिरा हुआ सिटी है, उसका नाम है राजगीर, ठीक है। क्लियर? अगला हमारा क्वेश्चन है कि पहला जो प्रेसिडेंट है इंडिया का राजेंद्र प्रसाद, वो कहाँ से थे? तो ये सबको पता है कि पहला जो भारत के राष्ट्रपति थे वो आपको 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक रहे थे, ठीक है। ये बिहार से थे और इनका जन्म हुआ था बिहार के जीरादेई में, बिहार के जीरादेई में हुआ था 3 दिसंबर 1884 को। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे, दैट इज मोर देन एनफ। अगला है कि 16वां सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, ठीक है। अब बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस पहले है क्या ये समझिए। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है सो इस्टेब्लिश किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में हुआ था। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे कि बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश किया था राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में। और इसका क्या काम था, ठीक है, कि इसमें आपको जो स्टूडेंट्स थे, है ना, वहाँ पे उसको नॉलेज देना, ठीक है, स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको। तो इसीलिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस था कि क्या करना है हम लोगों को, ठीक है ना, स्वतंत्रता में क्या कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दिस थिंग्स, ठीक है। तो इसका अब हर साल सेशन होती थी। तो 1906 में बना था, तो इसका जो 16वां सेशन हुआ था ये 2021 में हुआ था। तो ये 2021 में जो 16वां सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हजारीबाग में। कहाँ पे हुआ था? हजारीबाग में। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। और हजारीबाग में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको हेड कौन कर रही थी? सरला देवी। क्या नाम था उनका? सरला देवी। इस कन्वेंशन को हेड कर रही थी सरला देवी। तो 1921 में हजारीबाग में होती है 16 सेशन, ठीक है। और इनका हेड करती है कौन? सरला देवी। 1928 में एक चीज़ और होती, तो आंसर तो हो गया हजारीबाग। 1928 में आपका बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता है मोतिहारी में। कहाँ पे होता है? मोतिहारी में। और इसको लीड कौन करते हैं ये याद रखना है, ज्ञान सहाय। क्या करते हैं? ज्ञान सहाय। ये ज्ञान सहाय जो होते हैं वो बिहार युवक संघ के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, 15वां सेशन कहाँ पे होता है? 15th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे है? ये होते हैं 15th जो होता है वो डेफिनेटली 1921 में, आपको 16वां है तो 1920 में हुआ होगा। और ये हुआ था पलामू डाल्टनगंज में, आपको झारखंड में हुआ था। समझ में आ गया ना ये चीज़ें, है ना। बिहार झारखंड उस समय एक ही था, ठीक है। तो 15वां सेशन पलामू में, डाल्टनगंज में। 16वां सेशन आपको हजारीबाग में, जिसकी नेतृत्व कर रही थी सरला देवी। 1928 में जो बिहार कॉन्फ्रेंस हुआ था वो मोतिहारी में हुआ था ज्ञान सहाय के नेतृत्व में। याद रखना है इसको भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चिरांद से, बिहार में एक जगह है चिरांद, वहाँ पे कौन सा कल्चर के चीज़ें मिली है? पैलियोलिथिक कल्चर के, मेसोलिथिक कल्चर के, नियोलिथिक के और चैल्कोलिथिक के। तो गंगा वैली में चिरांद एक ऐसी जगह है। चिरांद है कहाँ पे? सारण में है। कहाँ पे है? सारण। जहाँ पे गंगा और घाघरा का कॉन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे नियोलिथिक कुछ चीज़ें मिली है ना। तो पहला नियोलिथिक कल्चर जो है गंगा वैली का मिला है चिरांद में। तो चिरांद जो साइट है वो वहाँ से जो चीज़ें मिली है उससे पता चलता है नियोलिथिक कल्चर के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि बाबा ठाकुर दास पटना में कौन सी सोसाइटी बनाए थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति या सोशल सर्विस लीग? देखिए, बाबा ठाकुर दास थे वो पटना में 1906-7 में, 1906-1907 में रामकृष्ण सोसाइटी बनाए थे। क्या बनाए थे? रामकृष्ण सोसाइटी, ठीक है। अब ये जो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी है वो 1897 में, ये भी डेट याद रखेंगे, विवेकानंद ने फाउंड किया था, ठीक है ना। इसमें था कि वेदांत को पढ़ाना है, ठीक है, और सोशल कंडीशन जो इंडियन पीपल का है उसको ठीक करना है। नाउ अगर आप, तो ये तो आंसर हमको पता चल गया। अब मुझे सर आप बता दीजिए कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में कुछ बता दीजिए। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये बनाया था पुणे महाराष्ट्र में। कब? 1905 में। इसके बाद सेवा समिति की बात करें तो सेवा समिति जो है सो 1914 में इलाहाबाद में हृदयनाथ कुंजरू
हृदयनाथ कुंजरू, एक एक चीज़ आपको याद रखना है ना, जो ऑप्शन में है उससे भी आपका बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो सेवा समिति इलाहाबाद में 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने फाउंड किया था। अब बचा एक ऑप्शन सोशल सर्विस लीग। तो सोशल सर्विस लीग जो है NM जोशी, नारायण मल्हर जोशी 1911 में फाउंड किए थे सोशल सर्विस लीग। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस के बाद बिहार का पहला गवर्नर कौन थे। ठीक है, कुछ चीज़ें आप सीखिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है बिहार का पहला गवर्नर से पहले हम लोग ये देखते हैं कि पहले भी बिहार में होते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, 1912 से पहले बिहार जो है सो बंगाल का पार्ट था, तो उस समय बिहार लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था बिहार में। ठीक है, तो पहला जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बिहार का था वो कौन था, ये आप याद रखेंगे, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। ठीक है, एक भी कीवर्ड याद रखेंगे तो आपका स्टुअर्ट भी याद रखेंगे तो कम हो जाएगा। मतलब सर 1912 से पहले जब बिहार बंगाल का पार्ट हुआ करता था, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा एक जगह हो गया, बंगाल अलग हो गया, तो उससे पहले बिहार में क्या होते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन पहला बिहार के थे, वो थे चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। इसके बाद जब फर्स्ट गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया, पहला गवर्नर ब्रिटिश राज में कौन हुए थे, तो ये थे सर जेम्स डेविड सिप्टन। और ये जब इंडिपेंडेंस हो गई हमारी, तो उस समय जो पहला गवर्नर बने वो थे जयराम दास दौलतराम। ये तीनों याद रखेंगे कि 1912 से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर पहला कौन था, ब्रिटिश राज में पहला गवर्नर कौन था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन गवर्नर थे। तीनों याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने जिले ऐसे हैं जहां पे 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार से ही होगा। तो बिहार में पॉपुलेशन की बात अगर करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार पटना में 58 लाख लोग थे। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पे थे, शेखपुरा में मात्र 6 लाख लोग थे। ठीक है, अब कौन कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैड लेस, अच्छा 10 लाख से कम कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पटना, सबसे कम शेखपुरा, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब 10 लाख से कम में तो एक तो शेखपुरा हो ही जाएगा, क्योंकि सबसे कम है। शेखपुरा के बाद है शिवहर, ठीक है, और तीसरा है अरवल, यहाँ पे 6.5 लाख है, ये 6,36,000 है, ये 6,50,56,000 है, और ये 7 लाख है। मतलब 10 लाख से कम 3 ही ऐसे बिहार के डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से कम थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स हैज़ द हाईएस्ट पर हेक्टेयर यील्ड इन बिहार। बिहार में कौन सी अनाज है जिसकी सबसे ज़्यादा उपज होती है, पर हेक्टेयर उपज सबसे ज़्यादा किसकी होती है, राइस की, वीट की, मेज की, बार्ली की। तो पर हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा यील्ड, देखो यील्ड का मतलब क्या हो गया कि 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या उपजता है बिहार में, बिहार की मिट्टी को देख के, बिहार की क्लाइमेट को देख करके 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज उपजता है। सो दैट इज़ द आंसर है मेज। आप लोग राइस वीट सोच रहे होंगे, बट सबसे ज़्यादा उपज किसकी होती है 1 हेक्टेयर में। जैसे मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर में लेट अस एज्यूम 1 कुंटल कोई भी चीज़ हो रहा है, राइस हो रहा है, ठीक है, 2 कुंटल वीट हो रहा है और 3 कुंटल मेज हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, मेज, बिकॉज हमसे जो पूछा है कि सबसे ज़्यादा यील्ड किसकी ज़्यादा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार की कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो मछली उत्पादन में टॉप में आती है। मछली उत्पादन में देखिए, तो अगर आप डेटा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मछली उत्पादन होती है वो मधुबनी में होती है, सबसे ज़्यादा मधुबनी, फिर दरभंगा, फिर ईस्ट चंपारण। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन जो होता है 0.69 लाख टन, तो दैट इज द आंसर इज मधुबनी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पल्स, इन टर्म्स ऑफ पल्स में कौन सा दाल ऐसा है बिहार में जो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये देखिए इंडिया, इसमें ये क्वेश्चन का जो मसूर एंड ग्राम, मूंग एंड ग्राम, मूंग और मसूर है, मसूर और खेसारी है, तो इसके आंसर जो है सो ये क्लियर नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन सारे गलत हैं। इंडिया जो है लार्जेस्ट
प्रोड्यूसर ऑफ पल्स है। विश्व में जितनी पल्स होती है उसकी 26% जो है इंडिया में है, प्रोड्यूस होती है, और जितना विश्व में कंज्यूम होता है उसका 30% जो है सो विश्व का 30% जो है सो कंज्यूमर इंडिया में है। ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्राम और मूंग, अगर आप ये आंसर लिखेंगे तो ये डेटा एक्चुअली क्या है ना कि चेंज होती रहती है, बट सबसे कम रेड ग्राम का है, और ग्राम और मूंग जो है, मतलब मूंग और चना जो है सो सबसे ज़्यादा बिहार में आपको होती है, ये आप मान के चलेंगे। ठीक है। द लीडिंग शुगर केन प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट, बिहार में कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर केन होता है? ये है वेस्ट चंपारण। जो शुगर जहाँ जहाँ होती है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सिवान, समस्तीपुर, ये सब एरिया है जहाँ पे शुगर केन होती है। ठीक है, क्लियर? तो ये हमको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा आपको वेस्ट चंपारण में होता है। अगला है द लार्जेस्ट कैनाल इरिगेटेड एरिया इन बिहार किस डिस्ट्रिक्ट में है? सबसे ज़्यादा कैनाल इरिगेटेड एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको रखना है। तो सबसे ज़्यादा कैनाल इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो है रोहतास। कौन सा है? रोहतास। एक एक चीज़ हम लोग को याद रखना है। ठीक है, कि रोहतास एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैक्सिमम एरिया कैनाल इरिगेशन से कवर्ड है। उसके बाद रोहतास के बाद कौन है? 1 नंबर पे वेस्ट चंपारण, 2 नंबर पे है, फिर औरंगाबाद 3 नंबर पे है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच इज द लोएस्ट रूरल फीमेल लिटरेसी रेट इन 2001 एंड 2011 रिस्पेक्टिवली। अब ये पूछा है कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे फीमेल लिटरेसी जो है वो लोएस्ट है। अब देखो, लिटरेसी पे हमने आपको पिछले क्लास में बहुत सारी डिटेल चीज़ें बताई थी कि फीमेल लिटरेसी सबसे ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ पे है, सारी चीज़ें हमने बताई थी। मैंने आपको बताया था कि अगर लिटरेसी की बात करें तो एक लिटरेसी में होता है ओवरऑल लिटरेसी बिहार में कितनी है, देन मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है। ठीक है, इसके बाद मेल का लोएस्ट कितनी है, हाईएस्ट कितनी है, फीमेल की लोएस्ट कहाँ पे है, हाईएस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये तो ओवरऑल लिटरेसी स्टेट में लोएस्ट हाई किसकी है? रोहतास की। ठीक है, अब देखिए, याद रखिए आप, मेल में भी अगर आप बोलेंगे हाईएस्ट मेल लिटरेसी भी होगा तो ये होगा रोहतास। ठीक है, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी भी होगा तो ये, अच्छा हाईएस्ट की बात कर रहे हैं ना, रोहतास, हाईएस्ट फीमेल रोहतास। सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि आपने ओवरऑल लिटरेसी में रोहतास, मेल लिटरेसी में रोहतास हाईएस्ट है, फीमेल लिटरेसी में रोहतास हाईएस्ट है। अब बिहार में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे कम लिटरेसी रेट है? तो ये है पूर्णिया। ओवरऑल में बात करेंगे तो पूर्णिया, ओवरऑल में क्या हो गया? पूर्णिया। अच्छा, मेल लिटरेसी में कौन सा आएगा? दैट इज द लोएस्ट, ये पूर्णिया। ठीक है सर, ठीक ही है, दोनों में पूर्णिया हो गया। लेकिन यहाँ पे कैची पॉइंट ये है कि सहरसा जो है, सहरसा में लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है, यही आपको याद रखना है। बाकी तो आपने हाईएस्ट सब में रोहतास है। ठीक है, लोएस्ट में आपको पूर्णिया है और एक सहरसा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 2011, अब हम 2001 का नहीं पता है, तो 2011 में आपको कौन है ये देख लेते हैं। तो 2 ऑप्शन है आपके पास में, सहरसा हमको पता चल गया, सहरसा। ठीक है, तो ये है किशनगंज। 2001 में किशनगंज थी और 2011 में सहरसा। दैट इज द 2001 की डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उस समय पूछा होगा, नो नीड टू रिमेंबर। आप इसमें बी और डी में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर कब गए थे? तो हम लोग पता है कि 22 जुलाई 1857 को दानापुर में वो ज्वाइन किए थे, ये तो पता है। ठीक है, और ये जो 22 कुछ देखो, कहीं कहीं बहुत सारे डाटा है जहाँ पे 22 अप्रैल लिखा होता है और कहीं कहीं ना 23 अप्रैल लिखा हुआ है। ठीक है, सो लड़ते लड़ते जो आप लोग को इन्होंने ब्रिटिश आर्मी से लड़ना शुरू किया था, वो 22 अप्रैल कुछ बोलते हैं, कुछ लोग 23 अप्रैल बोलते हैं। सो देयर इज ये पूरी डाटा जो है सो फिक्स नहीं है, कहीं पे 22 बोलते हैं और 23 पे। सम टाइम ये कहा जाता है कि 23 अप्रैल 1858। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे आपको, अगर ऑप्शन में 22 या 23 सिर्फ रहेगा तो आप 22 करेंगे। ठीक है, अगर दोनों रहेगा तो आप 23 अप्रैल मार के आएंगे। 23 अप्रैल हम लोग का आंसर होगा। और इसमें इनकी डेथ जो हुई थी, डाइड किए थे, वो 26 अप्रैल को है।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे सोर्स में आपको 22 अप्रैल है, बहुत सारे सोर्स में 23 अप्रैल है, जो ऑथेंटिक सोर्स है। तो आपके बेस्ड ऑन द ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो 23 अप्रैल, जैसे इस पर दोनों ऑप्शन है तो आप 23 अप्रैल करके आएंगे। ठीक है, 26 अप्रैल को तो इनकी डेथ ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण मूवमेंट किस लिए लड़ा गया था? चंपारण मूवमेंट किसके लिए? लैंड रेवेन्यू के लिए, कैश क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चर पॉलिसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी उसके लिए, लैंड ग्रांट्स के लिए। देखिए आपको भी पता है कि 3 कठिया सिस्टम जो है वो है, 3 कठिया सिस्टम के अगेंस्ट लड़ा गया था। अब 3 कठिया किस सिस्टम में क्या था? इंडिगो का कल्टीवेशन क्या था, और इंडिगो क्या था? कैश क्रॉप था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कैश क्रॉप के विरुद्ध में यह आंदोलन किया गया था। ठीक है, इंडिगो तो कैश क्रॉप था ना, खाने वाला तो था नहीं। ऑल इंडिया आज़ाद दस्ता एट बकरी का टापू वाज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में बनाई गई थी ऑल इंडिया आज़ाद दस्ता। कहाँ पे? बकरी का टापू पे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा, उषा मेहता के द्वारा, उषा मेहता रेडियो वाली है ना, चिट्टू पांडे और जयप्रकाश नारायण। तो आपको खूब अच्छी तरह से पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी आज़ाद दस्ता। कहाँ पे? बकरी का टापू पे। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। बिहार हेराल्ड जो है सो स्टार्ट किया गया था 1872 ईस्वी में। तो बिहार हेराल्ड जो है ये न्यूज़पेपर है। क्या है? न्यूज़पेपर। ये बिहार हेराल्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर थी। ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी और कब किया गया था? ठीक है, सो ये इसमें लिखा है 1872 में ये स्टार्ट किया गया था गुरु प्रसाद सेन। अब यहाँ पे भी कहीं कहीं 1875 लिखा होता है, बट अगर क्वेश्चन में ही 72 दे दिया तो ठीक है, इट्स स्टार्टेड बाय द गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, और 1881 में इसी का नेम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया इंडियन क्रॉनिकल। क्या नाम रखा? इंडियन क्रॉनिकल। जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होगा वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि इन एग्जामिनेशन कि क्या ऑप्शन आता है उसके अनुसार से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिंबिसार जो थे मगध रूलर, मगध के रूलर बिंबिसार के फिजिशियन कौन थे? विजयसेन, जीवक, मनु, शैलभद्र। तो जीवक जो है पर्सनल फिजिशियन थे किसका? बुद्धा के, और बिंबिसार के भी। ठीक है, ये राजगीर में रहते थे, अभी जो राजगृह बोलते थे पहले, और अभी जो है सो जिसको राजगीर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जीवक जो है इनके पर्सनल फिजिशियन हुआ करते थे। अब अगला क्वेश्चन है, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार? ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तुर्क रूल कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के मिलिट्री जनरल कौन हुआ करते थे? बख्तियार खिलजी। ठीक है ना, ये तुर्क अफगान मिलिट्री जनरल्स जो हुआ करते थे, है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिटेल में किया था, बख्तियार खिलजी, और इसने गौर पे फिर आक्रमण किया था, ये बिहार में 1200 ईस्वी में एंट्री किए थे, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और ही इज़ द मुस्लिम जो बिहार में फाउंडर थे, है ना, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर ये बंगाल में यही थे। तो ये सब चीज़ें हमने आपको बता दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहला इंडियन गवर्नर बिहार का कौन था? तो पहला इंडियन गवर्नर, तो अब मैंने आपको सब चीज़ें बता दिया था कि 1912 से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे जो स्टुअर्ट वैली थे। फिर हमने आपको बताया कि जो बाद में फर्स्ट गवर्नर जो हुए थे वो शिफ्टन जी हुए थे। फिर मैंने बताया कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है सो जयराम दास दौलत राम थे। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि पहला इंडियन गवर्नर बिहार के कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 4 क्वेश्चन गवर्नर पे आप रट्टा मार लीजिए। जब बिहार बंगाल का पार्ट होते थे तो बिहार में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब 1912 से पहले, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते थे वो थे स्टुअर्ट, इतना याद रखेंगे, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, 1912 से पहले। उसके बाद क्या हो गया कि 1936 में बिहार का पहला गवर्नर बन गया। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जो हुए ये हो गए आपको कौन? शिफ्टन जी। कौन? शिफ्टन जी। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला गवर्नर जो थे वो जयराम दास जी दौलत राम। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ दिया आउट ऑफ सिलेबस कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर, तो इसका मतलब आज़ादी से पहले भी कोई इंडियन हो सकता है बिहार का गवर्नर बना हो?
सेप्टेम के बाद कोई बन ही सकता है, या सेप्टेम से पहले। तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये इंडियन थे और ये बिहार के गवर्नर। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, हु वेयर द लीडर संथाल रिवॉल्ट का। अब संथाल रिवॉल्ट हम लोगों ने बात किया था कि 1855-56 में हुआ था। ठीक है, और संथाल रिवॉल्ट का हमने बताया था कि दो मेन थे, एक थे सिद्धू और कान्हू, इसके नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, संथाल परगना है वहाँ पे। क्लियर, वही ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेशन के कारण कर रहे थे, इतना ज़्यादा नहीं याद रखेंगे। संथाल रिवॉल्ट याद रखेंगे। संथाल रीजन जो है सो अपना भागलपुर मुंगेर वाली जो एरिया है और झारखंड की एरिया है, वीरभूम बांकुरा सिंहभूम ये सब जगह पे है। और इनके जो नेतृत्व कर रहे थे सिद्धू कान्हू, और 1855-56 में ये हुआ था। इतनी याद रखेंगे, संथाल रिवॉल्ट, काम खत्म। फिर क्वेश्चन आती है कि चौरी रिवॉल्ट बिहार में हुई थी, कौन सा? चौरी विद्रोह। तो पूछा क्वेश्चन कि चौरी विद्रोह जो हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी? 1842 में, 1798 में, 1784 में और 1832 में। इसको चौर रिबेलियन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको छोटा नागपुर और प्लेन ऑफ बंगाल के पास में ये 1767 से 1802 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये इतने दिन चला था 1802 में, लेकिन पीक पे जो आया था तो इसके बीच में ऑप्शन तो वैसे भी अगर आप हटाओगे तो ये हट जाएगा। ये दो ऑप्शन आपके बन रहे हैं, 1798 और 1784। बट ये जो आंदोलन था वो पीक था, अगर वन ऑप्शन पूछेगा तो 1798। अच्छा, मान लीजिए कि अगर ऑप्शन में 1798 नहीं है, कोई और है, ठीक है, तो उस केस में आप ये रेंज भी याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो आंदोलन हुई है उसमें मतलब 2-4-5 साल चला है, तो कहीं कहीं किसी सोर्स में जो पीक टाइम था उसको लिख दिया जाता है। तो चूंकि यहाँ पे एक ही साल ईस्वी में है, देयर इज अ नॉट रेंज नहीं दिया हुआ है, सो उस केस में हम लोग क्या मान लेंगे? 1798-99 में पीक पे था चौर रिबेलियन। अब इसके लीडर कौन थे ये भी याद रख लीजिए, यहीं पे खत्म कर लीजिए इसको याद रख के। दुर्जन सिंह। कौन थे? दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह, ये इसके लीडर थे। दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह। ठीक है, ये जो चुआर थे, चुआर एक होते थे लोकल ट्राइबल लोग होते थे, है ना। ठीक है, तो उनका ये मुगल के समय से इनके पास अपना लैंड था, बट कॉलोनियल पॉलिसी आई थी, उसमें क्या हुआ था कि इनके लोग मतलब कि लैंड वगैरह को ले लिया गया था। देखो, जितनी भी आंदोलन हुई है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेशन के कारण हुई है। सो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू कि भाई क्यों हुआ था, क्या कैसे हुआ था, वो आप समझ लोगे कि हाँ कुछ ऐसा हुआ होगा, तो उसमें उसके कारण से हुआ होगा। इसमें चुआर और पाइक करके होते थे। पाइका आंदोलन आपने सुना होगा। पाइक में क्या था कि हेरिडेटरी पुलिसमैन थे, मतलब उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब पुलिस में थे। ठीक है, या गार्ड्स हुआ करते थे। तो उनको जब जॉब से हटा दिया गया ना, तो उस समय ये आंदोलन जो है सो शुरू हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1700 क्या क्या याद रखेंगे इसमें कि चौरी रिवोल्ट 1798-99 पीक पे था। इसके लीडर कौन थे? दुर्जन सिंह, लाल और मोहन सिंह। इससे ज़्यादा इसमें नहीं याद रखना है, बाकी आपको मैंने कंटेंट दे दिया है। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा बिहार से कब सेपरेट हुआ है। आसान सा क्वेश्चन है, 100 बार हमने डिस्कस कर लिया है कि 1912 में आपको बिहार और उड़ीसा बंगाल से सेपरेट हुआ था, और 1936 में बिहार और उड़ीसा सेपरेट हुआ था। समझ में आ गया? अच्छा, एक बात बताइए, बिहार और उड़ीसा सेपरेट हुआ था, उसके कौन लीडर थे जिसकी डिमांड पे सेपरेट हुआ था? याद है आप लोगों को? उड़िया स्पीकिंग लोगों के लिए बिहार और उड़ीसा जब एक हुआ करता था तो अलग राज्य बनाने की मांग किसने किया था? ये थे मधुसूदन दास। मधुसूदन दास को फादर ऑफ द उड़ीसा नेशन भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बिहार का मॉडर्न बिहार का क्रिएटर पढ़ाया था, उसी तरह से मधुसूदन दास, जो बिहार को बंगाल से अलग करने में जो निभाए थे भूमिका। ठीक है, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? मैंने बुद्धिस्ट काउंसिल पे 3-4 बार आपको पूरा समझा दिया है कि 483 BC में पहला हुआ था, फिर 383 BC में हुआ था, फिर 250 AD में हुआ, BC में हुआ था, फिर 72 AD में हुआ था। इस समय में आपको कौन थे? अजातशत्रु, यहाँ पे काल अशोका, यहाँ पे अशोक और यहाँ पे कनिष्क राजा थे। फिर प्रिसाइडेड बाई कौन था वो भी बता दिया था, और कहाँ हुआ था ये भी बता दिया था। ये राजगीर में हुआ था, ये वैशाली में हुआ था, ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, ये कश्मीर में हुआ था। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है
वो राजगीर में। अब ये सारी चीज़ें अगर आप याद कर लोगे तो एक क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, तो रट्टा मारने वाला है। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर जो है बिहार की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नदी को सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। आसान सा क्वेश्चन है। कोसी रिवर जो है उसको बिहार का आपको शोक बोला जाता है, सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। कोसी रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, ठीक है। और इंडिया के साथ साथ इंडिया से पास तो करती ही है, चाइना हो गया और नेपाल, ये 3 कंट्री से पास करती है, इंडिया, चाइना, नेपाल। ये ट्राइब्यूटरी किसकी है, गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। और इतनी कोर्स ये चेंज करती है जिस कारण से बिहार में बहुत फ्लड आता है, इसीलिए सौरो ऑफ बिहार जो है सो कोसी नदी को बोला जाता है। अगला है कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में तेलहर कुंड है। तेलहर कुंड है, तेलहर कुंड वाटरफॉल कहाँ पे है। देखिए, तो बिहार में जितने भी वाटरफॉल है आप एक बार रट्टा मार लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम बता देते हैं कि तेलहर कहाँ है। तेलहर जो है वो आपको नवादा में है, कैमूर में है, रोहतास में है, सासाराम में है। कहाँ पे है, आपको क्या लगता है, व्हाट शुड बी द आंसर। तेलहर जो है सो आपको कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट में और कौन से है, दुर्गावती वाटरफॉल जो है सो कहाँ पे है, कैमूर में है। सो इसके बाद सर और बता दीजिए, करकट वाटरफॉल मतलब तेलहर, दुर्गावती, करकट, ये जो है कैमूर में है। तेलहर, करकट, दुर्गावती। अच्छा, नवादा में कोई है क्या सर, बिल्कुल है, ककोलत प्रोनाउंसिएशन अपना देख लेना। ककोलत वाटरफॉल जो है ककोलत हिल में है, नवादा में। और कुछ है क्या इसमें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, रोहतास में कोई वाटरफॉल है, बिल्कुल है, ओखरिन कुंड है, ओखरिन कुंड जो है, ठीक है, वो आपको रोहतास में है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इवन धुआं कुंड वाटरफॉल जो है, धुआं कुंड वाटरफॉल, इस सासाराम में है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सासाराम है, वहाँ पे धुआं कुंड वाटरफॉल है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता होता तो ये दोनों तो आंसर लिखते ही नहीं, क्योंकि दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट का प्लेस दिया है, ठीक है ना। सो कैमूर है तेलहर का। कुछ ही तो वाटरफॉल है बिहार में, तो वो तो आप एक बार याद कर सकते हैं। एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कहाँ है। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन हम लोग किए थे कि कावरताल या कबरताल बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं, जो कि है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आपको है कांवर लेक, जो एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार है, ठीक है। रामसर साइट भी है ये, ठीक है। बेगूसराय का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मझोला विलेज, कौन सा, मझोला। अच्छा, कुशेश्वर लेक कहाँ पे है, ये है दरभंगा बिहार में। कहाँ पे, दरभंगा में, ठीक है। गोगा बिल या गोगा लेक अगर यही है तो ये है मनिहारी जगह है, मनिहारी कहाँ पे, कटिहार, वहाँ पे है। और अनुपम लेक जो है ये आपको कहाँ पे है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में, कैमूर में है। थोड़ा सा इसका पार्ट रोहतास में ही पड़ता है। बाकी आप और भी लेक देख सकते हैं इसमें कि कांवर लेक आपको बेगूसराय हो गया, कुशेश्वर स्थान दरभंगा हो गया, गोगाविल जो है सो कटिहार हो गया, ये दोनों तो फेमस है, ठीक है। इसके बाद अनुपम लेक पे की क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर लिया था, ठीक है। उदयपुर लेक जो है सो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, जगतपुर जो है सो भागलपुर में है, अनुपम जो है सो कैमूर में और रोहतास में है। अगला है कि बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है। तो बिहार का माइंस और जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अभी कुछ दिन पहले बोला था कि आप पता कीजिए कि कितना मतलब गोल्ड रिजर्व है जमुई में। तो आंसर क्या हो गया, सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व अगर बात करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा जमुई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला है जिसको सिल्क सिटी बोलते हैं। अब देखिए, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ गया घुमा घुमा करके। अब इसमें बहुत सारी हमने कहा था कि जैसे टसार सिल्क यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमने बताया था कि बिहार में 3 तरह के सिल्क है, सब पाए जाते हैं, मलबरी है, एरी है और टसार, तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। और भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी बोलते हैं। भागलपुर को क्या बोलते हैं, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सब याद आपको रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए फीमेल लिटरेसी पे इतनी बार क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार
2011 सेंसस के अनुसार से बिहार का, अब देखो परसेंटेज पूछ दिया, ठीक है। तो अब अगर बात करें बिहार का 61.80 कौन सा डाटा है, ये टोटल लिटरेसी रेट है, इसमें मेल फीमेल सब है। ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो आपको 61.80 है। 71.25 क्या है, ये मेल लिटरेसी रेट है। 51.50 क्या है, ये फीमेल लिटरेसी रेट है। दिस इज द आंसर, ठीक है। इंडिया का देखेंगे तो इंडिया का फिर आपको डाटा फिर से देखिए, 74 ओवरऑल है, 82 मेल का है और 65 जो है सो फीमेल का है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे, बिहार का जिला है और उसमें बता रहा है कि बढ़ते क्रम में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ है, ठीक है, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन का होगा, पटना होगा, ठीक है। और बढ़ते क्रम में तो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। पटना के बाद कौन सा है, ये है। सो पटना में अर्बनाइजेशन जो है सो 44.3% है, मतलब पटना का 44% जो है सो अर्बन एरिया आता है। पटना के बाद 2 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 25% से ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, मतलब 100 पार्ट है उसमें से 25% अर्बनाइजेशन है, दैट इज द मुंगेर एंड नालंदा। मुंगेर में 28.3% एरिया अर्बनाइज है और नालंदा में 26.2, मतलब यही 3 एरिया है जिसके बिहार में जिसके 25% से ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पर कैपिटा इनकम के आधार पे घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है कि कहाँ का सबसे कम है, कहाँ का सबसे ज़्यादा है। घटते क्रम में पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा वाले को पहले लिख देंगे, ठीक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो इतना तो आपको पता होगा कि सबसे लोएस्ट में शिवहर आता है, तो ये तो होना नहीं है आंसर। घटते क्रम में घटने, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है इसका मतलब पहला जो होगा वो ज़्यादा वाला लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको याद होगा कि पर कैपिटा इनकम हमने बताया था कि करेंट प्राइस पे 76,490 और कांस्टेंट प्राइस पे 40,977, उसमें मैंने आपको यही बताया था टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो था पटना, बेगूसराय और मुंगेर, और लोएस्ट में था शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी, सबसे कम शिवहर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सबसे कम शिवहर है तो इसका मतलब अगर हमारे पास में शिवहर ऑप्शन में है तो सबसे लास्ट होगा, हो गया आंसर आपका, शिवहर लास्ट एक ही में है। अगर आपको ये भी पता है कि सबसे कम मतलब पर कैपिटा इनकम कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तभी ये क्वेश्चन बन गया। आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं थी कि नवादा में कितना है, किशनगंज में कितना है, चंपारण में कितना है, ठीक है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है उससे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जगह था जहां पे खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ट को मारने की कोशिश किया था, ठीक है। 2 लोग थे, एक थे खुदीराम बोस और एक थे प्रफुल्ल चाकी। क्या थे नाम, प्रफुल्ल चाकी। इन लोगों ने बॉम्ब फेंका था। जो चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे, है ना, उसका नाम था, किंग्स फोर्ट लिखा है, इसका नाम था डॉगलस किंग्स फोर्ट, ठीक है। ये मजिस्ट्रेट थे कहाँ के, कलकत्ता के। तो इनकी जो वाहन थी उस पर बम फेंका था, कब, 30 अप्रैल, डेट याद रखना है, 30 अप्रैल 1908 को। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर बिहार में। इससे क्या हुआ था, इनको तो कुछ नहीं हुआ, बट 2 विमेन जो है, जो उस कैरेज में चल रही थी, जो उस गाड़ी था उसमें चल रहे थे, वो उसकी डेथ हो गई थी। और इस कारण से खुदीराम बोस को जो है सो अरेस्ट कर लिया गया। और प्रफुल्ल चाकी जो थे ये आपको क्या किए, सुसाइड कर लिए। प्रफुल्ल चाकी सुसाइड कर लिया, खुदीराम बोस अरेस्ट हो गए, ठीक है ना। बाद में खुदीराम बोस को मार दिया गया था, फांसी दे गई थी। 12 अगस्त को एक हेडलाइन आई थी अमृत बाजार पत्रिका में कि खुदीराम्स एंड डाइड चीयरफुल एंड स्माइलिंग। तो इसका मतलब 12 अगस्त को उनको मार दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। समझ में आया पूरी कहानी। 30 अप्रैल 1908 को इन लोग, मजिस्ट्रेट का एक वाहन था, कैरेज था, उसमें इन लोगों ने, जिसपे डॉगलस किंग्सफोर्ट जाने वाले थे, उस पर इन लोगों ने बम से आक्रमण किया था, बम फेंका था। बट उसमें वो तो नहीं मरे, लेकिन 2 विमेन जो उससे जा रही थी उसको वो डेथ हो गई। इस कारण से प्रफुल्ल चाकी तो सुसाइड कर लिए, लेकिन खुदीराम बोस जो है अरेस्ट हो गए थे। और अरेस्ट होने के बाद 12 अगस्त को उनको फांसी दे दी गई थी। 11 या 12 अगस्त होगा, है ना।
आप लोग एग्जैक्ट के पीछे मत भागिए, है ना। जब क्वेश्चंस आपके पास में ऑप्शन आएगा देन यू विल मैनेज। समटाइम ऐसा नहीं होता है कि सारे ऑप्शंस रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी क्लियर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लिखा होता है संथाली वोट का 1855-56, कहीं पे 1855 से 57, है ना। तो आप वो रेंज याद रखिए, उससे आपका काम बन जाएगा। रेयरेस्ट ऐसे होंगे जिसमें कि आपको दिक्कत होगी, है ना। कह रहा है कि आज़ाद दस्ता का फॉर्मेशन किस मूवमेंट के समय में हुआ था। हम लोगों ने बात किया था कि आज़ाद दस्ता एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जो फॉर्म किया था जयप्रकाश नारायण ने क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में 1942। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक चीज़ और याद रखिएगा, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में सूर्य नारायण सिंह के अंदर में सूर्य, ये भी क्वेश्चन याद रखिए, बिहार से रिलेटेड है, याद रखना है। सूर्य नारायण सिंह याद रखेंगे। इसके बाद याद रखेंगे मधुबनी में एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप भी किया गया था, सेपरेट इंडिपेंडेंट काउंसिल जो है सो किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपसे पूछेगा कि सेपरेट इंडिपेंडेंट काउंसिल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का सेपरेट मतलब एक विंग मान लीजिए, कहाँ पे आज़ाद दस्ता का था, तो आप कहिएगा मधुबनी में सूर्य नारायण सिंह के द्वारा लीडरशिप में बनाई गई थी आज़ाद दस्ता का विंग। क्लियर। अगला है कि 1942 में किस ओकेजन पे, किस फेस्टिवल पे जयप्रकाश नारायण जो है सो हजारीबाग जेल से भाग गए थे। हुआ क्या था कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और तो उस समय जयप्रकाश नारायण और उसके 5 और साथी थे, वो क्या किए, दिवाली के दिन 9 नवंबर 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी, और क्विट इंडिया मूवमेंट जिस समय चल रही थी उस समय जयप्रकाश नारायण और उनके 5 साथी जेल से भागने का प्लान बनाए। और वो किस दिन भागे थे, तो उस दिन था दीपावली, दिवाली, क्योंकि फेस्टिवल के चक्कर में बहुत सारे गार्ड्स थे छुट्टी पे, इसका मौका का फ़ायदा उठा करके वो हजारीबाग जेल से भाग गए। अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन चुने गए थे कब? अक्टूबर 1946, नवंबर 1946, दिसंबर 1946 और सितंबर 1946। तो राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर 1946 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन चुने गए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में सीता जी की सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है 251 मीटर की? तो वो है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में आपको विश्व का सबसे लंबा सीता जी की स्टैचू बनाई जा रही 251 मीटर का, कहाँ पे? पुनौरा धाम में, बिहार, सीतामढ़ी बिहार में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब देखो ये करेंट के हैं, जैसे मान लीजिए कि उस समय कौन ऑफिसर थे उसके अनुसार से, उस समय कौन गवर्नर थे, उस समय चीफ जस्टिस बिहार के कौन थे, चीफ मिनिस्टर कौन थे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये सब तो हम लोग याद करके भी जाएंगे। देखिए अब हम लोग अभी आज के समय में क्या स्थिति है मैं बता देता हूँ। बिहार के जो गवर्नर हैं वो हैं सैयद अता हसनैन। ठीक है, सैयद अता हसनैन जो है सो बिहार के अभी करेंट में गवर्नर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, करेंट में चीफ जस्टिस ऑफ बिहार है संगम कुमार साहू। लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एग्जामिनेशन से पहले इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो जो नया बनेगा वो आप याद रखेंगे। समझ में आया? बिहार के आज के चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, अगर आप लोग एग्जामिनेशन से पहले ये चेंज नहीं होते हैं तो। ठीक है। हु इज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है विनोद सिंह गुंजियाल। देखो एक चीज़ याद रखो, ये सब चीज़ें चेंज होती रहती है, तो इसलिए इसमें करंट अफेयर्स या एग्जामिनेशन से पहले एटलीस्ट इन डाटा को एक बार चेक कर लो। जैसे संगम कुमार साहू है, उनकी जून तक शायद कार्यकाल है या जुलाई में किसी दिन तक कार्यकाल है, तो वो हट जाएंगे। ठीक है, वो आपकी एग्जामिनेशन से पहले हट जाएंगे, तो कौन नया बनेंगे वो आप ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है, बट ये सब तो आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑपरेशन प्रहार स्टार्ट हुआ था बिहार में किस चीज़ के लिए? तो बिहार में लिकर बैन से रिलेटेड ऑपरेशन प्रहार स्टार्ट हुआ था। इसमें बिहार गवर्नमेंट जो है, जो इलीगल प्रोडक्शन होती है या इलीगल सेल होता है या कंजम्पशन होती है इलीगली लिकर का, उसके लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका नाम है ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, ठीक है, उसको बंद करने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है कि एट विच प्लेस इन बिहार नॉर्थ इंडिया का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन, ठीक है, उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन बिहार के किस जगह में ओपन किया जा रहा है? सारण, चंपारण, वेस्ट चंपारण, भागलपुर।
तो नॉर्थ इंडिया का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर बिहार में खोला जा रहा है, लोकेटेड है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होता है, स्टडी किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स का। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन बिहार, बिहार में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व्स ने स्टार्ट किया था वल्चर्स कंजर्वेशन प्लान। वल्चर कंजर्वेशन प्लान किसने स्टार्ट किया था? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है सो इन्होंने एक प्लान स्टार्ट किया है टू कंजर्व द वल्चर, वल्चर को बचाने के लिए। क्योंकि कुछ समय पहले आपको बहुत सारे वल्चर जो है सो मरे हुए पाए गए थे, तो उनको बचाने के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने स्टार्ट किया था वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन एंड दिस इज द कोट ऑफ द डे दैट ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। सपने तब तक काम नहीं करेंगे, बस देखते रहो बैठ के, उससे काम नहीं करेगा जब तक कि आप कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, या आप pyqpedia.com वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लोग बाकी जो 67th BPSC के पेपर हुए थे और 68th BPSC का उसको करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू अगेन।